हेलो स्टूडेंट्स, अपने कल कर चुके थे समुद्रगुप्त। आज अपने शुरू करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए तो इसने 380 से 412 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज व देवगुप्त नाम से भी जाना जाता है। देवराज व देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसने वैवाहिक संबंधों से अपने राज्य की सीमाओं को सुदृढ़ किया, जिसका उदाहरण है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। जानकारी मिलती है कि रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात प्रभावती ने अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बैठाया और स्वयं प्रभावती राज्य की वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो बताया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक पर अधिकार कर लिया और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक पर अधिकार किया और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए तो इसने पश्चिमी मालवा व गुजरात पर भी विजय प्राप्त की थी। पश्चिमी मालवा व गुजरात पर भी विजय प्राप्त की। देखो बच्चों, इसमें 3 बातें याद रखनी है। पहली बात तो है इसके नाम देवराज व देवगुप्त। दूसरी बात है इसके वैवाहिक संबंध, तो इसमें आपको याद रखना है प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश से किया। इसके बाद इसने वाकाटक नरेश रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य पर अधिकार कर लिया और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त की विजयों में एक मुख्य विजय आती है शक विजय। इस विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इससे पहले अपने 2 उपाधियां और पढ़ चुके थे, एक तो एक महाराजाधिराज। महाराज की उपाधि तो श्रीगुप्त और घटोत्कच ने धारण की। महाराजाधिराज की किसने धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब बात की जाए चंद्रगुप्त के बाद शासक कौन बना, तो चंद्रगुप्त के बाद शासक बना कुमारगुप्त की बात करें तो ये 414 से 455 ईस्वी तक शासक बना। 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासक बना। कुमारगुप्त का पूरा नाम कुमारगुप्त महेंद्रादित्य है। इसकी अगर बात की जाए तो इसे नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसका संस्थापक माना जाता है। कुमारगुप्त को क्या माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक इसे माना जाता है। और नालंदा है कहाँ पर? तो बिहार में स्थित जो नालंदा विश्वविद्यालय उसका संस्थापक कौन था या किसे माना जाता है? तो वह कुमारगुप्त। बताया जाता है कि कुमारगुप्त को अपने अंतिम दिनों में पुष्य मित्रों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। 455 में कुमारगुप्त की मृत्यु हो जाती है। 455 के बाद शासक बना स्कंदगुप्त की बात करें तो ये 455 से 467 ईस्वी तक शासक बना। इसके प्रमुख कार्यों की बात की जाए तो एक तो इसका कार्य है जो सुदर्शन झील थी उसके जीर्णोद्वार का। सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार, इसकी जानकारी मिलती कहाँ से? इसकी जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से।
जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है भी मौर्यों द्वारा निर्मित, किसके द्वारा? मौर्यों द्वारा निर्मित जो सुदर्शन झील थी, इसके जीर्णोद्धार का कार्य किसने किया था? स्कंदगुप्त ने भी किया था। जूनागढ़ अभिलेख से एक और जानकारी मिलती है, वह जानकारी क्या है? भी जो म्लेच्छों के रूप में प्रसिद्ध थे हुण, म्लेच्छों के रूप में प्रसिद्ध जो हुण लोग थे, उन हुणों को पराजित करने का श्रेय किसको जाता है? सर्वप्रथम है स्कंदगुप्त को जाता है। स्कंदगुप्त के समय जो हुण थे, हुणों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन स्कंदगुप्त ने उनका भरपूर सामना किया और उन्हें भारत से बाहर भगा दिया। इन्हें म्लेच्छ भी कहा जाता है। अगर स्कंदगुप्त के बाद की बात की जाए तो स्कंदगुप्त के बाद जो गुप्त साम्राज्य था वह छोटे छोटे भागों में बंट गया। कारण क्या था? स्कंदगुप्त के बाद हुणों का दोबारा आक्रमण होता है, तो किसी स्थान पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया, कहीं पर के हाथों में रहा। ठीक है, इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ? अब स्कंदगुप्त के बाद जो गुप्त साम्राज्य वह छोटे छोटे भागों में बंट गया। अब अपने कल न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, इसी के अंतर्गत गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां। इस श्रेणी से देखिए बच्चों, जो गुप्त काल था, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो भारत का है वह स्वर्ण युग भी कहलाता है। तो आप नोट करें। थैंक यू।